हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद नीरज में। फ्रेंड्स, आज मैं जीएस की क्लास लेकर आया हूं और ये जीएस की पहली क्लास है और आने वाली क्लास इस बात पर निर्भर करेगी कि इस क्लास के प्रति आपका कैसा रिस्पॉन्स रहता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। चाहे यूके पीएससी का एग्जाम हो, यूके ट्रिपल एससी का एग्जाम हो या जो भी प्रतियोगी परीक्षा जिसमें इंडियन ज्योग्राफी पूछी जाती है, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है मृदा का या सॉइल का। अगर आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो जीएस के अन्य सेक्टर को भी मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले आज के टॉपिक पर बात करते हैं। आज का टॉपिक हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल है, यानी कि भारतीय मृदाओं का वर्गीकरण। देखिए, सबसे पहले मृदा को समझ लेते हैं कि मृदा है क्या, सॉइल क्या है। देखिए, पृथ्वी की ऊपरी परत, सबसे ऊपरी परत, हम उस पर नहीं जा रहे हैं कि भूगोल की जो सियाल सीमा और निफे वाली परतें हैं उस पर अभी बात नहीं हो रही है। जिस पर कृषि कार्य होता है, जिसमें बीज बोए जाते हैं, जिसमें धान, गेहूं, मटर, जौ इत्यादि फसलें होती हैं, वही मृदा होती है। अब सवाल यहाँ यह उत्पन्न होता है कि क्या यह मृदा जिसमें फसलें हो जाएं, जिसमें पौधे उत्पन्न हो जाएं, या जिसमें, है ना, तो कुछ भी अंकुरित हो जाए, क्या वो मृदा है? मृदा मृदा तो हो जाती है, वही कहलाएगी मृदा, वही जिसमें क्या होगा, बीज उत्पन्न होंगे। लेकिन हर किसी मृदा में बीज उत्पन्न नहीं होते। समय और परिस्थिति के हिसाब से क्या होता है, या क्लाइमेटिकल सिचुएशन के हिसाब से भी क्या होता है, परिस्थितियां क्या होती है, भिन्न भिन्न रूप धारण करती हैं। तो मृदा के संदर्भ में भी वही है कि मृदा क्या होती है, एक कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों का समूह होता है, जिसमें एल्युमिनियम भी पाया जाता है, जिंक भी पाया जाता है, फास्फोरस भी पाया जाता है। यानी कि तमाम प्रकार के कार्बनिक अकार्बनिक तत्व पाए जाते हैं, जिनसे क्या होता है, फसलें उत्पन्न होती हैं। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो तत्व होता है वो क्वार्ट जो होता है, और ह्यूमस, ये महत्वपूर्ण तत्व होते हैं जिससे क्या होता है, किसी भी बीज का उत्थान होता है। यानी कि सजीव तंत्र है जिसमें कार्बनिक और अकार्बनिक तत्व पाए जाते हैं, जो फसलों के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण होता है। और हर प्रकार की मिट्टी भिन्न भिन्न होती है, और प्रत्येक भिन्न भिन्न प्रकार की मिट्टी में भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें होती हैं। उसी के अनुरूप हम क्या करते हैं, मिट्टी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स या डिफरेंट डिफरेंट टाइप का अध्ययन करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर यह जानने वाली है कि जो मिट्टी है, भारत में मिट्टियों का जो वर्गीकरण करता है वो कौन करता है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च 1986 से काम कर रहा है। तो इसने कुछ टाइप्स सुझाए, इसने कुछ बताया कि भाई इतने प्रकार हैं मिट्टियों के, और इन मिट्टियों में भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें होती हैं, और इसका विस्तार अधिक है, इसका विस्तार कम है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम चलते हैं मिट्टी के प्रकारों की ओर। पहला प्रकार है जलोढ़ मिट्टी का। जलोढ़ मिट्टी क्या होती है? देखिए, जौ का अर्थ होता है जल, लोढ़ का अर्थ होता है मिट्टी या पत्थर नुमा क्षेत्र। ठीक है, तो नदी जब अपने मूल स्थान से बहती है, या जब बरसात के टाइम में हो या किसी भी सीजन में, तो अपने साथ कुछ न कुछ निक्षेपों को बहाकर लाती है, जिसमें कंक्रीट, बलुआ पत्थर इत्यादि चीजें शामिल होती है। जब उनको बहाकर निम्न स्थानों की ओर ले जाती है, यानी कि उच्च स्थानों से निम्न स्थानों की ओर फ्लड करती हुई ले जाती है, तो वहां पर जो तटवर्ती क्षेत्र होते हैं, शुरुआती दौर में जलोढ़ मिट्टी नहीं होगी, लेकिन जब उसका क्षेत्र, यानी कि इसको हम अपवाह तंत्र पढ़ते हैं, तो अपवाह तंत्र बढ़ता है तो उन क्षेत्रों में क्या होगा, जलोढ़ मिट्टी इकट्ठा होनी शुरू हो जाती है। जैसे नर्मदा नदी के क्षेत्रों में, यानी कि तटवर्ती क्षेत्रों में, गंगा नदी के निचले वाले तटवर्ती क्षेत्रों में कह सकते हैं, या ताप्ती, जितनी भी नदियां हैं उन क्षेत्रों में क्या पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। केरल इत्यादि के क्षेत्रों में भी क्या पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है। अब है लाल मिट्टी। तो सॉरी, इससे पहले इसको और कवर कर लेते हैं। जलोढ़ मिट्टी का जो क्षेत्र है यानी कि 15 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है पूरे देश में। सबसे ज्यादा कोई मिट्टी पाई जाती है तो वो जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है, और इतना बड़ा क्षेत्रफल है तो ये कृषि उत्पादन के लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि इसमें उतने ज्यादा तत्व नहीं पाए जाते हैं, लेकिन जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा है लाल मिट्टी। लाल मिट्टी जो है दूसरी सबसे बड़ी मिट्टी का क्षेत्र है, 6.1 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और इसको औषधि सेल की मिट्टी भी कहा जाता है, क्योंकि औषधि सेल
क्या होती है, जो विभिन्न विभिन्न प्रकार के चट्टानों के टूटने से मिलकर बनती है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी आदि क्षेत्रों में ये इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। अगला है लेटेराइट मिट्टी। तो लेटेराइट मिट्टी का जो क्षेत्र है 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। केरल, महाराष्ट्र और असम, केरल, महाराष्ट्र और असम के क्षेत्रों में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। मरुस्थली मृदा, मरुस्थली यानी कि जो मरुभूमि वाले क्षेत्रों में, कच्छ के क्षेत्र हो गए, यानी गुजरात का थोड़ा एरिया हो गया, राजस्थान का कुछ क्षेत्र हो गया, तो वहां पर मरुस्थली मृदा पाई जाती है, जो 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाई जाती है। पर्वतीय मृदा, पर्वतीय मृदा वो होती है जो पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है, जैसे उत्तराखंड हो गया, जम्मू एंड कश्मीर के कुछ क्षेत्र हो गए, हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्र हो गए। इनमें क्या होता है, बेसिकली फलदार वृक्ष पाए जाते हैं या फिर फलदार फसलों का उत्पादन ही होता है, जैसे सेब, नाशपाती इत्यादि। लवणी मृदा या क्षारीय मृदा, लवण यानी कि आप कह सकते हैं बेस एंड एसिड, यानी कि बेस जिसे पाया जाता है, तो उस प्रकार की मृदा को क्या कहते हैं, लवणी और क्षार, जिसमें लवण और क्षार की मात्रा पाई जाती है, अम्ल अम्ल की मात्रा भी होती होगी इसमें। तो ये पंजाब, हरियाणा, बिहार, राजस्थान के क्षेत्रों में पाया जाता है इस प्रकार की मृदा। इसमें गेहूं, चावल इत्यादि फसलों का उत्पादन होता है। तो फ्रेंड्स, ये था क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, यानी कि भारत की मृदाओं का संक्षिप्त में वर्गीकरण, और कुछ मेन पॉइंट जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आशा करते हैं आप लोगों को ये समझ में आया होगा। और अगला वीडियो आएगा हमारा भारत की मृदा की जो समस्या है उस पर आएगा, या फिर इंडियन ज्योग्राफी का कोई ऐसा ही महत्वपूर्ण टॉपिक होगा तो उसको लेके आएंगे, या इंडियन पॉलिटी का होगा, जिसका भी होगा। बस रिस्पॉन्स आपका कैसा है इस वीडियो के प्रति उसी पर निर्भर करेगा। मिलते हैं किसी अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए।